Hello students, welcome back to our physics class. This is Aman Khan and in today's video lecture we are going to discuss addition of vectors. Okay, in last class हमने वेक्टर्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन देखा था और टाइप्स ऑफ वेक्टर के बारे में स्टडी किया था। आज की क्लास में हम वेक्टर्स को जोड़ना सीखेंगे। वेक्टर्स का जो एडिशन है ये जनरल डिजिट्स को जोड़ने से थोड़ा डिफरेंट है। अगर हम नंबर्स को ऐड करें तो 5 + 4 = 9 काफी इजी हो जाता है। 5 + -4 = 1 क्लियर। तो प्लस माइनस इस तरह से कंडीशंस चलती हैं, पर वेक्टर को ऐड करने की कंडीशन में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी ध्यान रखना होता है, यानी डायरेक्शन भी यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। सो उसी डायरेक्शन के अकॉर्डिंग हमें अलग से जो है डिस्कस करना पड़ेगा कि वेक्टर्स को किस तरीके से जोड़ा जाता है। और जो वेक्टर्स के एडिशन को अच्छे से समझ जाएगा, वेक्टर्स को घटाना इजी रहेगा, क्योंकि वेक्टर्स को माइनस करना उसे जोड़ने जैसा ही है, बस एक ट्रिक हमें यहाँ सीखनी होती है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं वेक्टर्स एडिशन। सो वेक्टर एडिशंस के लिए तीन अलग अलग रूल्स हैं, जहां सबसे पहले जो रूल्स है वो है ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर्स को जोड़ने का त्रिभुजाकार रूल। ठीक है ना, ट्रायंगल रूल। तो देखो यहाँ पे हम किस तरीके से इसे समझेंगे। सो ये होगा ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देखो किस तरीके से हम इसको समझेंगे। यहाँ इस रूल में सपोज हमें दो वेक्टर्स को जोड़ना है। ये हमें एक वेक्टर दिया गया है, वेक्टर ए, और साथ में हमें एक वेक्टर दिया गया है, सपोज ये एक वेक्टर दिया है वेक्टर बी। ठीक है, किसी ने कहा इन दोनों वेक्टर्स को हमें जोड़ना है, और अभी हम कौन से रूल को डिस्कस कर रहे हैं? ट्रायंगल लॉ। ठीक है ना, हम ट्रायंगल लॉ को डिस्कस कर रहे हैं, यानी त्रिभुज नियम को यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। क्या करेंगे अब हम? वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से रखना है कि एक वेक्टर का टेल, ये टेल है, सॉरी ये हेड है और ये टेल है, तो एक वेक्टर का हेड दूसरे की टेल के ऊपर होना चाहिए। ठीक है ना, अगर हेड टेल कॉम्बिनेशन यहाँ होगा तो हम ट्रायंगल लॉ अप्लाई कर सकते हैं। अब लास्ट क्लास में मैंने बताया था वेक्टर से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी कि वेक्टर्स को हम उनका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज किए बिना कहीं भी ले जा सकते हैं। इस रूल को अगर हम फॉलो करें तो देखो वेक्टर ए को उठा के मैं यहाँ रख रहा हूँ, वेक्टर ए को मैंने इस तरीके से यहाँ रखा, मैंने ना यहाँ मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना डायरेक्शन, बस एज इट इज इसको उठाया और इसको उठा के यहाँ रख दिया। ठीक है, अब वेक्टर बी को ऐड करना है, वेक्टर बी को उठाना है और इस तरीके से रखना है वेक्टर ए के साथ कि वेक्टर बी का जो टेल है वो वेक्टर ए के हेड पे हो। ठीक है, तो यहाँ से इसको उठाएंगे बहुत ध्यान से और इसको यहाँ रख देंगे। ठीक है ना, जब यहाँ रखेंगे तो इस तरह से हमें ये वेक्टर भी यहाँ मिल जाएगा। तो ये जो वेक्टर है वो वेक्टर भी है। मैंने दोनों वेक्टर्स को ऐड करने के लिए वापस से रीअरेंज कर लिया है यहाँ। ठीक है, और रीअरेंज किस तरीके से किया है कि एक वेक्टर का टेल दूसरे वेक्टर के हेड के ऊपर हो। तो इस तरह से जब हम इन वेक्टर्स को रीअरेंज करेंगे तो अब इस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए जो तीसरी साइड होगी वो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो बिल्कुल सिंपल है, इस ट्राइंगल को कंप्लीट करो तो इस तरह से ये तीसरी साइड हमें यहाँ मिल रही है और ये तीसरी साइड यहाँ जाकर इस ट्राइंगल को कंप्लीट कर रही है। ये जो तीसरी साइड है ये ही रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी, यानी ये होगा हमारा वेक्टर आर। क्लियर? और अब मैं लिख सकता हूं कि वेक्टर आर जो है वो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी के बराबर होगा। दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। डेफिनेशन क्या बनी यहाँ? अगर हम दो वेक्टर्स को इस तरीके से रखें कि एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल पे हो तो उस ट्राइंगल को कंप्लीट करने के लिए तीसरी साइड ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करती है। यहां मैं कह सकता हूं ओवरटेकिंग डायरेक्शन में। ये दोनों ऐसा लग रहा है एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक दूसरे के पीछे चल रहे हैं, और ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये यहां में इस तरह से लग रहा है कि ये क्या कर रहा है, यहां इनको ओवरटेक कर रहा है। ठीक है ना, यही कंडीशन है कि जो रिजल्टेंट वेक्टर है ये इन दोनों को हमें ओवरटेकिंग वेक्टर लग रहा है, यानी इन दोनों को ओवरटेक कर रहा है, इस तरीके से यहां लग रहा है। तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो कि वेक्टर आर है। ओके, तो ये है ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकंड जो रूल है हम इसको b प्लस ए भी कर सकते हैं और भी इसकी कंडीशंस हो सकती हैं। b प्लस ए करेंगे तो भी रिजल्ट सेम आएगा, यानी ये हो सकता है कि अभी मैंने a के हेड पे b के टेल को रखा है, हो सकता है मैं b के हेड पे a के टेल को रख देता। ठीक है ना, चलो मैं शॉर्ट में वो करके बताता हूँ। हम इस तरह से भी इसको कर सकते थे, यहाँ वेक्टर b को मैं यहाँ उठाता तो वेक्टर b को हम इस तरीके से लिख देंगे, ये वेक्टर b है और वेक्टर a को यहाँ रख देंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा वेक्टर a होगा। और अगर अब हम ध्यान से देखें तो तीसरा वेक्टर
ओवरटेकिंग डायरेक्शन, ये ओवरटेकिंग डायरेक्शन हो गई, ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर है। देखो दोनों केस में सेम ही आया है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता मैं a प्लस बी करूं या वेक्टर b प्लस वेक्टर a करूं, दोनों केस में जो r है वो एज इट इज सेम आएगा। यानी इस रूल से कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम कौन से वेक्टर के हेड पे किस वेक्टर के टेल को रखने जा रहे हैं। तो दो वेक्टर को ऐड करने के लिए काफी सिंपल मेथड हो गया। सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सेकंड लॉ व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट और जो कि वाइडली यूज्ड भी होता है इस कंडीशन में। तो सेकंड रूल हम यहाँ डिस्कस करते हैं। तो जो सेकंड लॉ है यहाँ, ये फर्स्ट है और सेकंड हमारा पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, यानी वेक्टर को ऐड करने का पैरेललोग्राम मेथड। ठीक है, यहाँ पैरेललोग्राम होता है समांतर चतुर्भुज नियम। ठीक है ना, वेक्टर्स को ऐड करने का समांतर चतुर्भुज रूल। तो देखो यहाँ पर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर वही दो वेक्टर्स को, तो मैं उन्हीं दो वेक्टर्स को इस रूल से ऐड करूंगा ताकि हमें इन दोनों रूल्स की सिमिलरिटी और डिफरेंसेस पता चल जाए। तो देखो मैं वापस से वही ले रहा हूँ, वेक्टर ए। सो दिस इज आवर वेक्टर ए, ठीक है, जो हमने यहाँ से उठाया वेक्टर ए है, ठीक है। और सेकंड वेक्टर जो है हमारा वो वेक्टर बी है और ये कुछ इस तरीके से, दिस इज आवर वेक्टर बी। ठीक है ना। अब देखो, अब इस रूल में दोनों वेक्टर्स को इस तरीके से रीअरेंज करेंगे हम कि दोनों के टेल जो है वो एक ही पॉइंट पे रहें। क्लियर। तो इस बार दोनों वेक्टर्स के टेल एक ही पॉइंट पे हमें रखने हैं। देखो हम किस तरह से रखेंगे, वेक्टर ए को एज इट इज उठा के रखो, यहाँ वेक्टर ए को मैंने उठा के रखा है। तो इस तरह से ना मैंने मैग्नीट्यूड चेंज किया और ना डायरेक्शन। विदाउट चेंजिंग मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम वेक्टर को कहीं भी ले जा सकते हैं। तुम चाहो तो वेक्टर को उठा के घर ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रहे इसको ऐसे उठाना है और ऐसे ही लेके जाना है। ठीक है, रास्ते में अगर कहीं शूलेस खुल गए और तुमने वेक्टर को साइड में रख दिया, डायरेक्शन चेंज हो गई, तो फिर वो वेक्टर बी नहीं रहेगा। आई थिंक पॉइंट समझ में आ रहा है। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज के बिना अलाउड है कि हम उसे कहीं भी ले जा सकते हैं। तो हमने इस तरीके से यहाँ रखा, वेक्टर बी को उठाओ और वेक्टर बी को रखो यहाँ। तो देखो बस एक चीज चेंज हुई है, यहाँ वेक्टर बी को मैंने उठाया, वेक्टर बी को मैं यहाँ रखूंगा। सो ये हमारा वेक्टर बी हो गया, दिस इज वेक्टर बी। क्लियर। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों को मैंने इस बार ऐसे अरेंज किया है और हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि दोनों के टेल जो है वो एक ही पॉइंट में है। यहाँ पर हेड और टेल था और यहाँ पर टेल एक ही पॉइंट पे है। तो जब दो वेक्टर को हम इस तरह से अरेंज करें कि उनके टेल एक ही पॉइंट पे हो, तो इस केस में पैरेललोग्राम को कंप्लीट करूं और पैरेललोग्राम को कंप्लीट करने के बाद ये यहां पर पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज कंप्लीट होता है और इसका जो डायगोनल है ये, दिस विल रिप्रेजेंट रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। यानी दो वेक्टर को अगर ऐसे अरेंज किया जाए कि उनके टेल एक ही पॉइंट पे हो, उनके टेल एक ही पॉइंट पे हो, तो उस पैरेललोग्राम का जो डायगोनल है, बड़ा वाला जो डायगोनल है, इस पॉइंट से जो जाता है, अभी इस डायग्राम में बड़ा वाला डायगोनल है, यानी उसी कॉमन पॉइंट से जाने वाला जो डायगोनल है, यहाँ जो विकर्ण है, वो रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर को। तो फिर से मैं यहाँ कहूंगा कि वेक्टर आर इज इक्वल्स टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये है वेक्टर को ऐड करने का दूसरा रूल, जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये दोनों रूल सेम हैं, अलग अलग तरीके से ऐड करना है, बस रूल्स में थोड़ा डिफरेंट लग रहा है कि अच्छा ऐसे चलना है। बाकी देखा जाए तो काम तो सेम ही है, वेक्टर को ऐड करने में, और उनके बाद जो रिजल्टेंट हमें मिला है वो देखो सेम है। यहाँ भी वही आर, यहाँ भी वही आर और यहाँ भी देखो सेम वही आर है, यानी आर चेंज नहीं हुआ, रिजल्ट सेम ही मिलेगा। रिजल्ट सेम ही मिलना चाहिए क्योंकि उन्हीं वेक्टर ए और वेक्टर बी को हमने ऐड किया है। और अब देखो एक चीज, अगर मैं वेक्टर बी को यहां से उठाकर यहां रख दूं, वेक्टर बी को, चूंकि मैं ऐसा कर सकता हूं, वेक्टर बी को यहां से उठाऊं और यहां से उठा के यहां रख दूं, तो उस केस में तुम ऑब्जर्व करो कि वापस से ट्रायंगल रूल बन जाएगा। यानी ये दोनों रूल एक दूसरे के सिमिलर ही हैं, बस इन्हें रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है, जो मेथड है, वो थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट है। सो ये दो रूल हैं, दोनों ही काम में आएंगे हमारे, ज्यादा काम में हमारे पैरेललोग्राम जो लॉ है, पैरेललोग्राम रूल है, ये हमारे ज्यादा काम में आएगा। ओके, अब बात करते हैं। देखो वेक्टर एडिशन लोगों को डिफिकल्ट लगता है, वेक्टर्स की दुनिया लोगों को डिफिकल्ट लगती है, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। और वेक्टर एडिशन जो है वो डेली लाइफ का एक जनरल एक्सपीरियंस है। किस तरीके से, देखो बड़ा सिंपल है। सपोज मैं पैरेललोग्राम मेथड को इजीली एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। मान लो हमारे पास यहाँ कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक मिठाई का डब्बा है, क्लियर।
गोल वाला, ठीक है ना, स्पेशल वाला जो लड्डू वाला आता है वो वाला। तो इस तरह से एक डब्बा है हमारे पास, और इस डब्बे को जैसे ही घर के बीच में रखा गया, दो भाई, ठीक है, दो भाई इस डब्बे के पीछे हैं, एक इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है, उस करके रस्सी को थ्रो किया, इसमें लगाया और इधर खींच रहा है, और दूसरा इसको इस डायरेक्शन में खींच रहा है। ओके, सो दोनों भाई अलग अलग डायरेक्शन में फोर्स लगा के इस डब्बे को खींच रहे हैं। बताओ अगर ये डब्बा तुम्हें चाहिए तो तुम्हें कहां खड़ा होना चाहिए, बोलो इस कंडीशन में। तो अगर हमें डब्बा चाहिए तो कॉमन सेंस है कि हमें कहां खड़े होना चाहिए, यहां उन दोनों की लड़ाई में ये डब्बा अपने आप चल के कहां जाएगा, बीच में आ जाएगा। हो गया नहीं, बस यही तो वेक्टर एडिशन है। ये दो वेक्टर लग रहे थे, इन दोनों वेक्टर्स को कंप्लीट करो, ठीक है, यहां पैरेललोग्राम कंप्लीट करो, तो ये पैरेललोग्राम बन गया, और इसका ये जो डायगोनल तुम्हें दिख रहा है यही तो रिजल्टेंट वेक्टर है, यानी डब्बा इस रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन में जाएगा। सिंपली समझ में आ गया, एक वेक्टर इधर, दूसरा वेक्टर इधर, पर इनका रिजल्टेंट कहीं और, कहां, इनके बीच में, किस डायरेक्शन में, डायगोनल की डायरेक्शन में। ओके, तो आई थिंक पॉइंट समझ में आ गया होगा। सो ये दो रूल हैं, सिंपल हैं। अभी डिटेल में हम ये देखेंगे कि रिजल्टेंट वेक्टर आर को वेक्टर ए और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से कैसे रिलेट किया जाता है, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, अभी तीसरा रूल और सीखते हैं कि ये तो दो वेक्टर्स की बात हुई, अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स हुए तो फिर कौन सा रूल फॉलो होगा, उस कंडीशन में हम पॉलीगन मेथड यहाँ पे काम में लेते हैं। तो देखते हैं उसको, आगे बढ़ते हैं पॉलीगन मेथड की तरफ। थर्ड, so third is polygon law of vector addition। देखो किस तरीके से डिफाइन करेंगे हम पॉलीगन मेथड को। तो यहाँ पॉलीगन रूल अगर हम फॉलो कर रहे हैं तो इस केस में सबसे पहले सपोज हमें काफी सारे वेक्टर गिवन हो, सपोज दिस इज वेक्टर ए, this is vector B, this is vector C, this is vector D and this is vector E। क्लियर? तो ये इस तरह से अलग अलग वेक्टर्स गिवन है, और इतने सारे वेक्टर्स को अब हमें ऐड करना है पॉलीगन रूल से, ठीक है ना। तो दो से ज्यादा वेक्टर्स को ऐड करते हैं तो बिल्कुल ट्राइंगल लॉ की तरह हमें एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, इस तरह से वेक्टर्स को रीअरेंज करना है, क्योंकि हेड टेल कॉम्बिनेशन बनते चले जाएं। देखो किस तरीके से। तो सबसे पहले मैं वेक्टर ए को उठाऊंगा, यहां रखूंगा, इतना ध्यान से, तो ये मैंने वेक्टर ए को रखा। इसके बाद वेक्टर बी को उठाओ, हम यहां रख सकते हैं, तो ये मैंने वेक्टर बी को रखा। इसके बाद वेक्टर सी को उठाओ, यहां रखो, इस तरह से ये हमने वेक्टर सी को रख दिया। इसके बाद वेक्टर डी को उठाओ, यहां रखो, सो ये हमारा वेक्टर डी हो गया। क्लियर? ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर डी हो गया, और ई को उठाना है और यहाँ रखना है, ये हमारा वेक्टर ई हो गया। तो सब देखो एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, एक के बाद एक, जैसे लाइन चल रही है, ठीक है ना। तो हेड टेल कॉम्बिनेशन में ऐसा लग रहा है कि सब एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं, और रिजल्टेंट सबका उल्टा चलता है। यही हमने ट्राइंगल लॉ में देखा था कि रिजल्टेंट क्या करता है, ओवरटेक करता है। तो रिजल्टेंट यहाँ ओवरटेक करेगा, और देखो ये जो लाइन बच गई इस स्ट्रक्चर को कंप्लीट करने के लिए, ये जो लाइन है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगी। क्लियर? तो इस पूरे स्ट्रक्चर को बंद करने के लिए जो लास्ट में स्पेस खाली रहा वही रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। क्वेश्चन आता है सर इतने सारे वेक्टर्स और रिजल्टेंट इतना छोटा, ये तो फिर भी रिजल्टेंट मिला, ये जीरो भी हो सकता था। अगर इन सारे वेक्टर से क्लोज्ड स्ट्रक्चर बन जाए, एक बंद स्ट्रक्चर बन जाए, तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मिला ही नहीं तो जीरो। यानी उस केस में वो जितने भी वेक्टर्स थे वो आपस में एक दूसरे को कैंसिल्ड आउट कर रहे थे। ये इनकी सिंपल कंडीशन रहेगी। पॉइंट समझ में आ गया? तो उस केस में ये आपस में एक दूसरे को कैंसिल्ड आउट कर देंगे। सो ये कॉन्सेप्ट है यहाँ। अगर बंद हो गया तो फिर रिजल्टेंट वेक्टर हमें मिलेगा ही नहीं। ठीक है, तो यहाँ ये रिजल्टेंट वेक्टर इसको प्रूव करें तो ट्रायंगल लॉ से प्रूव कर सकते हैं। देखो कैसे, ए और बी। ओके, यहाँ मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ, देखो ध्यान से। इस तरह से ओवरटेकिंग डायरेक्शन में वेक्टर मैंने बनाया। क्या मैं लिख सकता हूँ, ये वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। बिल्कुल सही है, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ओके, एक वेक्टर और मिलाओ यहाँ। देखो मैंने एक और वेक्टर यहाँ मिलाया। क्या मैं बोल सकता हूँ ये वेक्टर होगा a प्लस बी प्लस सी? देखो ये ट्राइंगल वापस से बन गया, ये दोनों एक दूसरे को फॉलो कर रहे हो, ये ओवरटेक कर रहा है। तो बताओ ये जो नया वेक्टर मैंने बनाया ये कितना होगा? ये होगा वेक्टर a
प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी। क्लियर? ये a प्लस बी प्लस सी हो गया। और ठीक उसी तरह से एक और वेक्टर बनाओ, यहां बताओ ये वेक्टर कितना होगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्लियर? ये दोनों फॉलो कर रहे हैं और ये सी ओवरटेक कर रहा है। और फिर लास्ट में जब ये a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होगा, ये जो वेक्टर हमें मिला है ये क्या होगा, ये होगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। और फिर लास्ट में e के साथ ऐड होके ये रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। सो नाउ वी कैन राइट हियर वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b प्लस वेक्टर c प्लस वेक्टर d प्लस वेक्टर e। ओके, सो काफी इजी है। क्लोज स्ट्रक्चर को अगर हम देखें, सपोज अनदर एग्जांपल में हमारे पास कुछ वेक्टर्स हैं। सपोज ये वेक्टर a है, ये वेक्टर b है, ये वेक्टर c और यहाँ हमारे पास एक है वेक्टर d। ओके, इन चारों वेक्टर को ऐड करते हैं। जब इनको हम ऑरिजिनल मेथड से ऐड करेंगे तो वेक्टर a हमें यहाँ मिला, वेक्टर b को रखो यहाँ, वेक्टर b को अरेंज किया, वेक्टर c को रखो, ये वेक्टर c को अरेंज किया और ये वेक्टर d, ये वेक्टर d को अरेंज किया। क्या एक क्लोज स्ट्रक्चर बन गई? बिल्कुल। कहीं भी रिजल्टेंट के लिए कोई जगह बची नहीं, तो वेक्टर r यहाँ कितना हो जाएगा, इस केस में वेक्टर r 0 हो जाएगा। यानी कि ये जितने भी वेक्टर हैं ये सब एक दूसरे को आपस में कैंसल्ड आउट कर देंगे। ओके, क्योंकि ये दोनों जो वेक्टर है इक्वल और अपोजिट हैं, ये 0 हो जाएंगे। ये दोनों वेक्टर भी इक्वल एंड अपोजिट हैं, ये भी 0 हो जाएंगे। यानी रिजल्टेंट यहाँ नहीं मिलेगा। तो वेक्टर की दुनिया काफी आसान है। और अब देखो, आधे वेक्टर रूल्स तो तुम जानते हो, कैसे मुझे बताओ। अब अगर हमारे पास कोई मिठाई का डब्बा हो और उसमें इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन और इसी डायरेक्शन में एक और फोर्स लग रहा है 5 न्यूटन, बताओ रिजल्टेंट कितना होगा? 15 न्यूटन। क्वाइट इजी, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। चलो दूसरी कंडीशन देखते हैं। इसी डब्बे पर एक फोर्स इधर लग रहा है 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है 5 न्यूटन, बताओ रिजल्टेंट कितना होगा? 5 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना होगा? 10 माइनस 5 इज इक्वल टू 5 न्यूटन। यू आर गेटिंग इट? सो इस केस में हमने 5 क्यों किया, 10 माइनस 5 क्यों किया? क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन थी। क्लियर? इसका मतलब आधे रूल्स तो हम वैसे ही सीख गए, लेकिन अगर किसी ने क्वेश्चन किया 10 यहाँ लग रहा है और जो 5 न्यूटन है वो 60 डिग्री पे लग रहा है, तो कैसे सॉल्व करेंगे? तो उसके लिए आगे मेथड आ रहा है जो इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा। और टॉपिक है, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर की। अभी हमने जो रिजल्टेंट वेक्टर आर के बारे में बात की है उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन किस तरीके से वेक्टर ए और वेक्टर बी के साथ रिलेट होता है, और जो रिजल्ट हम सीखेंगे फिजिक्स में कितने ही ऐसे टॉपिक है जहां वो रिजल्ट काम में आएगा। तो हमें रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालना आना चाहिए। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट होगा। So our next topic is magnitude and direction. Magnitude and direction of resultant वेक्टर। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। ओके, सो ये टॉपिक हम डिस्कस करते हैं, किस तरीके से सॉल्व करेंगे इसे। तो काफी सिंपल रूल है। इस बार हम दो वेक्टर, वेक्टर ए और वेक्टर बी को वही मेथड से ऐड करेंगे, यानी क्या हम पैरेललोग्राम मेथड से उन्हें ऐड करेंगे और फिर हम रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन यहां कैलकुलेट करेंगे। ओके, सो कंटिन्यू करते हैं इसे। तो सबसे पहले यहां हमारे पास वही दो वेक्टर्स हैं। सपोज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर ए और फिर मैंने वेक्टर बी को यहां रख दिया एंड दिस इज वेक्टर बी। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा वेक्टर बी है। दोनों वेक्टर को ऐड करना है और दोनों वेक्टर के बीच में एंगल गिवन है थीटा। वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए है और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बी है। ओके, सो अब हम ड्रॉ करेंगे यहां इस तरीके से पैरेललोग्राम हम कंप्लीट करेंगे।
ये पैरेललोग्राम यहाँ से कंप्लीट करेंगे और इसके बाद हम जानते हैं पैरेललोग्राम मेथड से कि ये जो डायगोनल है ये रिप्रेजेंट करेगा रिजल्टेंट वेक्टर, ठीक है। एंगल इनके बीच में टोटल कितना है थीटा, और मैं ये मान लेता हूँ कि रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ए के साथ कितना एंगल बना रहा है, वेक्टर ए के साथ अल्फा एंगल बना रहा है। ओके, सो ये कंडीशन है। सो जो हमारा डेरिवेशन है वो डेरिवेशन ये है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर, कि दो वेक्टर की रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे निकाली जाती है। यहां हमने डायग्राम ड्रॉ किया है, डायग्राम को समझते हैं। वेक्टर ए ये है और ये है वेक्टर बी, दोनों वेक्टर को हमें ऐड करना है और फिलहाल हम कौन सा मेथड यूज में ले रहे हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। हमने दोनों वेक्टर को इस तरीके से रखा है कि यहाँ दोनों की टेल एक ही पॉइंट पे है। इसके बाद पैरेललोग्राम कंप्लीट करने के बाद ये जो डायगोनल है, ये डायगोनल ही रिजल्टेंट वेक्टर r को रिप्रेजेंट करेगा, और नाउ वी कैन राइट वेक्टर r इज इक्वल्स टू वेक्टर a प्लस वेक्टर b। ये वेक्टर एडिशन को लिखने का तरीका। लेकिन अब हमें वेक्टर r को रिलेट करना है इसके मैग्नीट्यूड को और इसके डायरेक्शन को। ओके, सो इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकालने के लिए यहाँ हम इस वेक्टर a को इसके डायरेक्शन में थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और फिर यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं। यहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ओके, सो सपोज ये पॉइंट को मैं ए बोल रहा हूं, इस पॉइंट को मैं पी बोल रहा हूं, क्यू आर, और सपोज इस पॉइंट को बोलता हूं एस। ओके, सो पी क्यू आर एस, इस तरह से हमने कंप्लीट किया। यहां हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया है। अगर ये एंगल थीटा है तो हम लिख सकते हैं यहाँ ये एंगल भी थीटा होगा, दोनों पैरेलल लाइन है और इनको एक ट्रांसवर्स लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, तो हम इजीली देख सकते हैं कि दोनों एंगल कितने होंगे, यहाँ थीटा। अगर ये वेक्टर बी है तो इस लाइन का मैग्नीट्यूड भी कितना होगा, बी। ओके, अगर ये बी है तो हम इस ट्रायंगल पीएसक्यू में, हमें वैसे कंपोनेंट करना आता है, ये वेक्टर बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और ये वेक्टर बी का वर्टिकल कंपोनेंट होगा। और थीटा के पास वाला हम देखेंगे, थीटा के पास वाला कंपोनेंट हमेशा क्या होता है, कॉस, और थीटा से दूर वाला कंपोनेंट क्या होता है, साइन। हम डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, पर चलो हम ट्रायंगल के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। मैं उस ट्रायंगल को थोड़ा सा अलग ड्रॉ कर रहा हूँ। देखो यहाँ ये जो ट्रायंगल मैंने बनाया है, ये कौन सा ट्रायंगल है, ये है पी एस क्यू। ओके, इस ट्रायंगल में सबसे पहले अगर मुझे यहाँ पता है कि ये बी है, अगर मुझे यहाँ cos थीटा लेना है तो cos थीटा, ठीक है ना, ये एंगल थीटा है, cos थीटा क्या होगा, बेस अपॉन एच, पी एस अपॉन एच कितना है, बी। बोलो पी एस कितना आया, पी एस आया बी cos थीटा। क्लियर, पी एस कितना आया, बी cos थीटा। ठीक उसी तरह से यहाँ sin थीटा लो, sin थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर, यानी क्यू एस अपॉन बी। बताओ क्यू एस कितना आया, क्यू एस आया बी sin थीटा। हमें कंपोनेंट करना आता है तो हम ये डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वैसे इस चैप्टर में हम कंपोनेंट करना भी सीखेंगे इस टॉपिक के बाद, ठीक है, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स में, ठीक है, वेक्टर्स को कैसे तोड़ा जाता है। तो ये जो हो गया, ये हो गया बी sin थीटा, यहाँ से मैंने लिखा, और ये जो लाइन है यहाँ पी एस, इसकी वैल्यू हो गई बी cos थीटा। ओके, तो अब ये हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, और अब यहाँ पर एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है हमें QOS। इस राइट एंगल ट्राइंगल में जो हाइपोटेन्यूज है ये कितना है, R, यानी यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम लगा के इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फ्रॉम इन ट्राइंगल QOS, ठीक है, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम वी कैन राइट OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OS square plus SQ square। OQ square is R square is equals to OS square, बेस कितना है, A plus B cos theta whole square plus B sin theta whole square। सो यहाँ से हमें मिलेगा R square is equals to A square plus B square cos square theta plus 2AB cos theta प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ओके, सो यहां मैं लिखूंगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कॉमन ब्रैकेट में आएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। इन नेक्स्ट स्टेप वी आर गोइंग टू गेट r इज इक्वल्स टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
प्लस 2ab cos थीटा, ये जो है ये 0 हो जाएगा और ये हमें r की वैल्यू मिली है। दिस इज रिजल्टेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। तो दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड a और b हो, जिनके बीच में एंगल थीटा हो, उनके रिजल्टेंट वेक्टर का फॉर्मूला क्या है? r = √a² + b² + 2ab cos थीटा। क्लियर? तो इस तरह से जहां भी हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ेंगे वहां भी ये फॉर्मूला काम में आएगा, वेव्स में ये फॉर्मूला काम में आएगा। तो फिजिक्स में बहुत सारी जगह है जहां ये फॉर्मूला काम में आने वाला है। तो ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिजल्टेंट फोर्स के लिए, रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यहाँ पे ये फॉर्मूला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर? तो ये फॉर्मूला r = √a² + b² + 2ab cos थीटा हमें याद रखना है। दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। तो अभी तक पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ में हमने जो रिजल्टेंट देखा था, उस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड अब हमारे सामने है इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड्स ऑफ टू वेक्टर्स। ओके, अब डायरेक्शन की बात करते हैं। ये जो वेक्टर है r, ये a के साथ अल्फा एंगल बना रहे हैं। वेक्टर a के साथ कितना एंगल बना रहा है? ये अल्फा एंगल इंटेंड कर रहा है। तो अगर हम यहाँ डायरेक्शन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो हम इस ट्रायंगल में tan अल्फा ले सकते हैं। ओके, सो यहाँ tan अल्फा लेते हैं। तो हमें सीरीज कर देता हूँ। सिंपल सी बात है, ये sin थीटा cos थीटा हमें आता है, छोटी क्लास में सीख चुके हैं हम, ठीक है ना? फिर भी हमने देखा इसे। तो अब हम यहाँ लेंगे tan अल्फा, और tan अल्फा क्या होता है बताओ? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है? b sin थीटा अपॉन बेस है a प्लस qs, ठीक है ना? os कितना होगा? a प्लस b cos थीटा, ये हो जाएगा a प्लस b cos थीटा। क्लियर? यहाँ पे हमने लिखा था a प्लस b cos थीटा, ये किसकी वैल्यू है? os। देख लो, यहाँ तक तो a है और उसके बाद छोटा सा b cos थीटा है। तो इस तरीके से ये रिजल्ट हमें मिलेगा। मैं अल्फा लिख सकता हूँ, अल्फा = tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a plus b cos theta. This is the direction of resultant vector. Okay, so resultant vector की डायरेक्शन है, लेकिन कौन से वेक्टर के साथ? वेक्टर a के साथ। अब एक चीज ध्यान में रखो, ये फॉर्मूला, इस पे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं काफी, नीट में भी और हमारे एयरफोर्स वाले कंडीशन में भी काफी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, यहाँ बोर्ड्स में भी अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। और क्या कंडीशन होती है? एक चीज यहाँ ध्यान रखनी है कि ये जो थीटा है यहाँ, ये वेक्टर a और वेक्टर b के बीच का एंगल है, पर ये जो अल्फा है, ये अल्फा किसके साथ है? a के साथ। क्लियर? ये जो अल्फा है यहाँ, ये वेक्टर a के साथ वाला एंगल है। तो वेक्टर a के साथ ये अल्फा एंगल इंटेंड कर रहा है। तो इस कंडीशन में अल्फा = tan इनवर्स b sin थीटा अपॉन a प्लस b cos थीटा, और अल्फा a के साथ है तो a अकेला आया, जिसके साथ एंगल नहीं है b के साथ वो दो बार आया, ऊपर साइड के साथ और नीचे cos के साथ। बात समझ में आ रही है? जिसके साथ एंगल होता है, ये अल्फा जिसके साथ होता है वो नीचे आता है अकेला a, और जिसके साथ एंगल नहीं होता वो ऊपर आ रहा है b sin थीटा, नीचे आ रहा है b cos थीटा। सपोज दो वेक्टर थे यहाँ, इस बार एंगल हमारे a के साथ नहीं b के साथ गिवन होता कि वेक्टर b के साथ जो रिजल्टेंट है वो अल्फा एंगल बना रहा है। अगर ये अल्फा एंगल वेक्टर b के साथ होता तो यहाँ b आता और यहाँ दोनों जगह a आता उस केस में। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो ये फॉर्मूला और भी इजी लगेगा और इसके क्वेश्चंस भी हम सॉल्व कर पाएंगे। ओके, तो ये इस तरह से मैग्नीट्यूड और रिजल्टेंट के बारे में था। इस मैग्नीट्यूड की कुछ केसेस हम डिस्कस करते हैं। देखो, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है तो कुछ स्पेशल केसेस भी होने चाहिए। देखते हैं कौन कौन से स्पेशल केसेस हैं इस कंडीशन में। तो सबसे पहला स्पेशल केस हम डिस्कस करेंगे यहाँ। इस केस में हम ले रहे हैं इफ थीटा = 0 डिग्री। अगर थीटा 0 हुआ तो इस केस में cos 0 कितना होता है? 1। अगर cos 0 1 हुआ तो बताओ r कितना होगा? r = cos 0 1 cos की मैक्सिमम वैल्यू है तो r भी कैसा हो जाएगा? मैक्सिमम। कितना होगा? √a² + b² + 2ab, और ये तो √a + b का होल स्क्वायर हो गया, और r मैक्सिमम आ गया हमारे पास, और r मैक्सिमम कितना है? a + b। तो ये तो मैंने फॉर्मूले से निकाला, पर क्या हमने इसी क्लास में ये डिस्कस किया था कि r मैक्सिमम जो है a + b के थ्रू डिफाइन हो रहा है। इसका मतलब ये वही कंडीशन है जब दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में वर्क करते हैं। अगर दोनों फोर्स एक ही डायरेक्शन में तो ऐड हो जाएंगे। तो ये तो वेक्टर का फॉर्मूला आने से पहले ही पता था, क्योंकि ये एक कंडीशन के साथ साथ कॉमन सेंस भी है। ओके, तो चलो 180 वाला चेक करते हैं, जहां सर r = a - b आना चाहिए। चलो देखते हैं। इफ थीटा = 180 डिग्री, तो बताओ cos 180 कितना होता है? cos 180 होता है -1। तो इस केस में बताओ r कितना आ जाएगा? ये cos की मिनिमम वैल्यू है तो r भी मिनिमम होगा, ये होगा a²
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये जो है a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। तो अब हम जब वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर हमें r मिनिमम मिल रहा है, और r मिनिमम कितना होगा, अंडर द रूट ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर, और r मिनिमम कितना आया, r मिनिमम आया a माइनस बी। ये तो हमने कॉमन सेंस से भी कैलकुलेट कर लिया था। चलो फिलहाल जब हमने फॉर्मूला निकाला है तो हमें तसल्ली हो गई कि जो फॉर्मूला है वो एकदम सही वर्क करता है, ठीक है। तो यहाँ आंसर आया a माइनस बी। ये वो कंडीशन है जब किसी एक ऑब्जेक्ट पे दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगते हैं तो माइनस तो आएगा ही। लेकिन अब इंपॉर्टेंट है, अगर एंगल 90 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, या 0 और 180 के अलावा कोई भी एंगल हुआ, तो फिर हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे तो वो देखते हैं। इसी कंडीशन के लिए हमने डिस्कस किया है, तो हम नेक्स्ट कंडीशन डिस्कस करेंगे। यहाँ मैं थीटा यहाँ पर सपोज थर्ड केस में हम ले रहे हैं, इफ थीटा इज इक्वल्स टू, यहाँ पर हम ले लेते हैं 90 डिग्री, क्लियर, और cos 90 कितना होता है, cos 90 इज इक्वल्स टू 1, तो ये भी पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड हो जाएगा। अब होगा r इज इक्वल टू, सॉरी cos 90 कितना होगा 0, तो r इज इक्वल्स टू होगा अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 0, यानी r इज इक्वल्स टू कितना आया, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो ये r की वैल्यू है जब वो 90 डिग्री एंगल रखेगा। ठीक इसी तरह से कोई भी एंगल ले लो, मैं कहता हूं थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री होगा, तो क्या होगा, cos 60 कितना होता है 1/2, cos 60 कितना होगा 1/2 sin 30 के इक्वल, ठीक है ना। जब हम यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो r इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos 60, मैं इसकी जगह रखूंगा 1/2, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना आया, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ab। यानी कि अब हम किसी भी केस के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। इस केस में अगर मैं तुमसे ये कहूं a और b का मैग्नीट्यूड बराबर है, तो मैं b की जगह भी a रख सकता हूं, तो r कितना आ जाएगा, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, यानी कि 3a स्क्वायर, यानी कितना आएगा, अंडर रूट 3a। ये सिर्फ एक स्पेशल केस के लिए होगा। ओके, तो इस तरीके से हम अब किसी भी एंगल के लिए रिजल्टेंट वेक्टर निकाल सकते हैं। तो चलो एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं और फिर एग्जांपल के बाद आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। तो हमने जो कुछ भी सीखा उसे हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो देखो क्या होगा, एक क्वेश्चन मतलब हम गिवन है सपोज, और क्वेश्चन में दो फोर्सेस गिवन है, क्लियर। हमें दे रखा है कि एक फोर्स F1 है, और जो F1 फोर्स है इसका जो मैग्नीट्यूड है ये हम लेके चलते हैं कितना 12 न्यूटन, और एक फोर्स F2 है, इसका मैग्नीट्यूड हमें दे रखा है कि इसका मैग्नीट्यूड है 5 न्यूटन, ठीक है ना। दो फोर्स हैं किसी एक ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहे हैं, F1 है 12 न्यूटन और F2 है 5 न्यूटन, ठीक है ना। ये दोनों फोर्स वर्क करते हैं। तो पहले क्वेश्चन में हमें पता करना है कि फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स, इन दोनों से मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है। दूसरे में पता करना है फाइंड आउट मिनिमम फोर्स सकता है, क्लियर। नेक्स्ट जो है यहाँ थर्ड कंडीशन में हम यहाँ देखेंगे मैक्सिमम और मिनिमम के बाद हम देखते हैं कि अगर थीटा 90 डिग्री हुआ इन दोनों के बीच में तो F रिजल्टेंट कितना होगा, और फोर्थ हम चाहें तो थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री के लिए भी F रिजल्टेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, तो बढ़ते हैं देखो पहले क्वेश्चन की तरफ। तो पहला आंसर तुम आसानी से दे सकते हो, मैक्सिमम फोर्स इसने बोला, हमें थीटा नहीं दिया, लेकिन हमें पता है थीटा कितना होना चाहिए यहाँ 0, तो थीटा यहाँ 0 होगा, तो हम लिखेंगे F मैक्सिमम कितना होगा 12 प्लस 5, यानी कि 17 न्यूटन, ठीक है। सेकंड, अगर हमें F मिनिमम चाहिए तो मुझे 12 में से 5 को माइनस करना होगा, यानी कितना आ जाएगा बताओ 7 न्यूटन, कितना आ गया 7 न्यूटन। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से मैक्सिमम 17 न्यूटन है, मिनिमम 7 न्यूटन है। अब एक बात यहाँ समझ लो, इस 7 और 17 के बीच में हर वैल्यू पॉसिबल होगी, पर इनका रिजल्टेंट कभी भी 17 से ज्यादा या 7 से कम नहीं हो सकता, लेकिन 7 और 17 के बीच में हर एक वैल्यू पॉसिबल होगी, ये हमें ध्यान रखना है। अगर हम थर्ड केस की बात करें तो F हमें पता है कितना होगा, अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, अंडर द रूट ऑफ 144 प्लस 25, ये हो जाएगा F रिजल्टेंट इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ 169 इज इक्वल टू 13 न्यूटन। ओके, और 60 के लिए भी हम सॉल्व कर सकते हैं, तो बस हमें क्या रखना होगा, वहाँ 60 रखना होगा, और उसके बाद चलो हम यहाँ 60 के लिए सॉल्व करते हैं। तो फोर्थ
थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, सो एफ रिजल्टेंट डैश लगा देते हैं अंडर द रूट ऑफ 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 इंटू cos 60 यानी 1/2, ये कैंसिल आउट हुआ। अब इसको आगे तुम सॉल्व कर सकते हो 169 प्लस 60। ओके, सो ये आगे सॉल्व हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हुआ। इस तरह के क्वेश्चन सब हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद हमें ये क्लियर हो जाता है कि वेक्टर एडिशन का जो रिजल्ट हमने निकाला था, अब वो रिजल्ट हमें अच्छे से समझ में आता है। ओके, तो एक और क्वेश्चन यहाँ हम डिस्कस करते हैं। एक और क्वेश्चन क्या होगा, चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यहाँ, एक और इंपॉर्टेंट। तो इस क्वेश्चन में, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है वेक्टर की दुनिया में, ये भी हमें बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट सिखा के जाएगा। अगर हमारे पास दो वेक्टर हैं इक्वल मैग्नीट्यूड के और उनकी रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही है, क्या ये पॉसिबल है? दो वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है, उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी वही हो। जैसे एक फोर्स 10 न्यूटन, दूसरा फोर्स 10 न्यूटन, क्या ये पॉसिबल है कि उनका रिजल्टेंट भी 10 न्यूटन हो? सोचने में लगता है पॉसिबल नहीं है, लेकिन वेक्टर्स की दुनिया में ये पॉसिबल है। और अभी अभी मैंने कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन किया है। क्या कॉन्सेप्ट? देखो, कॉन्सेप्ट ये है कि 10 और 10 अगर दो फोर्स हैं, बताओ मैक्सिमम कितना फोर्स हो सकता है? 20 न्यूटन। मिनिमम कितना हो सकता है? 0, क्योंकि ऐड करेंगे तो 20 आएगा और माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 आएगा। इसका मतलब 10 और 10 के कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम जो है वो 20 हो सकता है और मिनिमम 0 हो सकता है, यानी 0 और 20 के बीच में हर एक वैल्यू पॉसिबल है। क्लियर? तो हर एक वैल्यू जब 0 और 20 के बीच में पॉसिबल है, तो यहाँ हम ये देखेंगे इस क्वेश्चन में, तो 10 भी पॉसिबल होना चाहिए 10-10 के कॉम्बिनेशन में, तो बिल्कुल 100% पॉसिबल है। क्वेश्चन ये है कि अगर दो वेक्टर का रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड उनके ईच के मैग्नीट्यूड के इक्वल हो, तो बताओ उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना होगा। हमें एंगल कैलकुलेट करना है। तो हमारे पास दो वेक्टर है, सपोज एक वेक्टर है ए और दूसरा वेक्टर है बी, ठीक है ना? वेक्टर ए और दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी, और दोनों जो वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, डायरेक्शन अलग हो सकती है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड सेम दिया है। मैं मान लेता हूं कि वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड है वो कितना है x, और वेक्टर बी का जो मैग्नीट्यूड है वो भी कितना मांगे हमने x। ओके, तो इनका रिजल्टेंट जो था वेक्टर r, उसका मैग्नीट्यूड भी कितना होगा? x ही होगा। क्वेश्चन यही बोल रहा है रिजल्टेंट का भी। तो देखते हैं, बताओ फॉर्मूला क्या कहता है हमसे? r इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। थीटा हमें कैलकुलेट करना है। x इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 2x इंटू x cos थीटा। ओके, सो अब यहाँ स्क्वायर करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप में देखो हमें क्या मिलता है, यहाँ मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसे। तो यहाँ से स्क्वायर करने के बाद हमें मिलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर cos थीटा। यहाँ से इस x स्क्वायर 2x स्क्वायर को इधर लाऊंगा, माइनस होगा, बचेगा माइनस का x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x स्क्वायर cos थीटा। x स्क्वायर कैंसिल आउट हुआ, cos थीटा इज इक्वल टू बचा माइनस 1/2, यहाँ माइनस 1 है और ये होगा माइनस 1/2। इसे सॉल्व कर सकते हैं, ये cos 120 की वैल्यू होती है। सो cos थीटा इज इक्वल टू कितना आया? cos 120 थी, ट्रिग्नोमेट्री में आती है, ठीक है? तो बताओ थीटा कितना आया? थीटा हो गया यहाँ 120 डिग्री। एक रिजल्ट हमने सीखा, अगर दो इक्वल मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स के बीच में एंगल 120 डिग्री हो, तो उनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उनके इक्वल ही होता है। इस कंडीशन को जस्टिफाई करें, बिल्कुल कर सकते हैं। एक डायग्राम के थ्रू जस्टिफाई करेंगे। देखो किस तरीके से, सपोज ये कोई वेक्टर है और ये मैंने कहा ये वेक्टर ए है और यहाँ एक वेक्टर बी है, लगभग इनके बीच में एंगल जो है वो 120 है। देखो दोनों का जो साइज है मैंने सेम बनाया है ताकि हमें लगे कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। चलो पैरेललोग्राम मेथड से इस डायग्राम को कंप्लीट करो। यहाँ एक वेक्टर इस तरीके से आएगा और सॉरी पैरेलल लाइन, और दूसरी पैरेलल लाइन हम इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरह से ये पैरेललोग्राम कंप्लीट हो गया। अब ये इसका रिजल्टेंट होगा या नहीं? ये इसका रिजल्टेंट है वेक्टर r। देखो देखने में तीनों सेम मैग्नीट्यूड वाले हैं नहीं, जितना मैग्नीट्यूड इसका, इतना मैग्नीट्यूड इसका, इतना मैग्नीट्यूड इसका, यानी तीनों का मैग्नीट्यूड कैसा होगा? सेम। ये कब पॉसिबल है? जब दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम हो और उनके बीच में एंगल जो है वो कितना हो? 120।
ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो लेक्चर। काफी इंपॉर्टेंट था ये लेक्चर। यहाँ हमने वेक्टर को ऐड करना सीखा, जो वेक्टर के टॉपिक का एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सी यू इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन कंटिन्यू विद योर स्टडीज। टेक केयर, बाय।